नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। हिंदी में जिसको कहते हैं हम ईद, अहम और परा अहम। तो ये चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप सीटेट, DSSS, KVS, रीट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं CDP उसका एक पार्ट है। और उसी में एक टॉपिक आता है ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। बहुत से कैंडिडेट्स को अक्सर दिक्कत रहती है इस टॉपिक में, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जितना सिंपलेस्ट हो सके इसको उतने सिंपलेस्ट वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो बाइलिंगुअल रहने वाला है, लेकिन आपको हो सकता है कि यहाँ पे चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई दिखें, लेकिन आप उसको लेकर बेफिक्र रहिए। एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करेंगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, जिससे कि किसी को भी दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ओवरव्यू में देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइको एनालिसिस। उसके बाद हम जानेंगे लेवल्स ऑफ माइंड, फिर ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। उसके बाद हम देखेंगे इम्बैलेंसिंग कि ईद, ईगो और सुपर ईगो में इम्बैलेंसिंग हो जाती है तो क्या होता है। इम्बैलेंसिंग मीन्स असंतुलन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, फिर सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, और फिर हम आ जाएंगे लास्ट में कंपैरिजन पे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस टॉपिक को जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से इसको हम समझ लें। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और जैसे भी आपको वीडियो लगे, अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक करिएगा, एक मोटिवेशन होगा मेरे लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में ना आता हो, प्रॉब्लम आती हो, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो उसी टॉपिक पे हो। तो चलिए हम बिना देर किए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साइको एनालिसिस के बारे में। साइको एनालिसिस को हम हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण कहते हैं मनोविश्लेषण। अब देखिए, मनोविश्लेषण ये नाम से ही पता चल रहा है। मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण मीन्स मन का विश्लेषण। हम अपने मन का स्वयं विश्लेषण करते हैं और हम उसको समझते हैं, जानते हैं। तो ये एक साइको एनालिसिस जो है, ये एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जिसमें कि मन का विश्लेषण होता है, मन के बारे में बात होती है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके फाउंडर की, तो सिगमंड फ्रॉइड इसके फाउंडर थे, जिन्होंने की बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इससे रिलेटेड दिए हैं। और मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं ये साइकोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्रॉइड। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं साइको एनालिसिस में। ये उसके बहुत ही बड़े प्रचारक आप कह सकते हैं थे, जिसमें कि इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि 3 लेवल्स ऑफ माइंड। जो हमारा माइंड है ना, उसके 3 लेवल होते हैं। पहला होता है कॉन्शियस, यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं उसको चेतन। फिर होता है सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, यानी कि अर्धचेतन आप कह सकते हैं उसको। और लास्ट होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स कि अचेतन। अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में ये चीजें पढ़ेंगे, उसको लेकर आप परेशान मत होइए। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं। 3 लेवल्स ऑफ माइंड हम अभी पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। उसके बाद इन्होंने इसमें साइको एनालिसिस में फिर 3 एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में बात की, कि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, जो हमें दिखाई देती है, एक्चुअल में उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। और यही हमारा आज का टॉपिक भी है, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये बात की थी साइको एनालिसिस में ही, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये तीनों चीजें हर व्यक्ति में पाई जाती हैं, लेकिन मात्राएं अलग अलग होती हैं, अमाउंट सबका अलग अलग होता है, और उसकी वजह से ही पर्सनैलिटी में भी डिफरेंस होता है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये साइको एनालिसिस थ्योरी का ही है। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी भी है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें कि उन्होंने कई सारे स्टेजेस बताए हैं, और हर स्टेजेस में कैसे इंसान जो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उसको वो पूरा करता है। तो ये इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद इन्होंने ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में भी बताया है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये मेनली अपोजिट जो जेंडर होते हैं उसको लेकर होता है।
और इसके बारे में हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस आप ध्यान रखिएगा कि ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स साइको एनालिसिस है। किसी और वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम आज की इस वीडियो में हमारा जो डिस्कशन है वो ईद, ईगो और सुपर ईगो तक ही रखेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ईद, ईगो और सुपर ईगो को समझने के लिए। तो अगर आप इसको बस इतना समझ लीजिए कि ऑडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है ये साइको एनालिसिस से संबंधित है। सिगमंड फ्रॉइड ने ही ये जो इसका कंसेप्ट है दिया था, अपनी जो इनकी जो ये थ्योरी है ना साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इसी में इन्होंने ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात की थी। उसके बाद इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में भी बताया था कि डिफेंस मैकेनिज्म कैसे काम करता है। जब हमारा जो मन है, जब वो किसी भी तरह का मतलब कुछ हमारे साथ घटना घट जाती है तो उसको लेकर हमारा मन किस तरीके से खुद को समझाता है, उसको हम बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। वो किसी भी तरह का हो सकता है, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे, प्रोजेक्शन बताया था, रेशनलाइजेशन बताया था। इस टाइप से उन्होंने बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म बताए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेटली डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करूं तो एक नया वीडियो मैं बना दूंगा। इसके लिए आप बस कमेंट बॉक्स में डिफेंस मैकेनिज्म लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप एक नई वीडियो इस पर चाहते हैं, और मैं जल्दी इस पर भी एक नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अगला है 3 लेवल्स ऑफ माइंड। इसको हम पहले समझ लेते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम ईद, ईगो और सुपर ईगो को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन, ये कुछ नहीं है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है। ये पूरा एक जो आपको दिख रहा है ये एक बर्फ है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम बर्फ को पानी में डालें तो क्या होगा? अगर हम बर्फ को पानी में डालेंगे तो वो आधा डूबेगा। आधा मतलब काफी हद तक, काफी आधे से ज्यादा पोर्शन उसका डूब जाएगा, और कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ तैरता हुआ, मतलब बर्फ पूरी तरह तो नहीं डूबता, पानी में तैरता है, लेकिन वो उसका काफी हिस्सा पानी के अंदर रहता है और थोड़ा सा हिस्सा उसका ऊपर रहता है पानी से। तो जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये पानी का लेवल है, ठीक है, और इसके नीचे का जो भी हिस्सा ये बर्फ का ये डूबा हुआ है, और ऊपर का हिस्सा जो है वो पानी से ऊपर है, ठीक है, डूबा हुआ नहीं। तो हम माइंड को इसी तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझिए कि जो ये डूबा हुआ हिस्सा है माइंड का, सॉरी बर्फ का, ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस मतलब अचेतन मन है हमारा। और जो ये पानी के ऊपर का हिस्सा है ये वाला, इसको आप समझ सकते हैं कि ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस मीन्स चेतन मन है। और बर्फ का वो हिस्सा जो इस सतह को टच कर रहा है, इस सरफेस को टच कर रहा है, उसको आप कह सकते हैं सब कॉन्शियस या प्री कॉन्शियस, हिंदी में अर्धचेतन। ठीक है, अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्शियस का मतलब वे सभी चीजें, दिमाग में वे सभी चीजें जो हमें याद है, अभी हमारे साथ हो रही हैं, घटित हो रही हैं, और आपको अच्छे से याद भी है, कोई पूछो आप तुरंत बता देते हैं, ऐसी सभी चीजें कॉन्शियस कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे आपका नाम पूछे तो क्या आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है? आप तुरंत बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस है, चेतन मन में है आपके, आपको तुरंत सारी चीजें पता है। कोई आपसे घर का पता पूछे, आप बता सकते हैं तुरंत। आज खाने में आपने क्या खाया, आपको पता है, आप तुरंत बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपको पता है, आपके चेतन मन में है। ठीक है, ये तो हो गया आपका कॉन्शियस, जो कि हिस्सा ऊपर की तरफ है। बर्फ का जो हिस्सा ऊपर की तरफ है वो होता है चेतन। मतलब ये सभी चीजें जो आपको पता है, आप जानते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है सब उसको याद करने में, वो सारा का सारा कॉन्शियस है। अब हम आते हैं अनकॉन्शियस पे। पहले अनकॉन्शियस मतलब वो हिस्सा जो कि पानी में डूबा हुआ है, यानी कि मन का वह हिस्सा जो कि आपको पता ही नहीं है कि वो चीजें आपके दिमाग में है। वो सारी चीजें अनकॉन्शियस होती हैं। अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 साल पहले आप कहाँ, मतलब किससे मिले थे, या किसी ऐसे दोस्त का नाम पूछ लूं जो आपसे कई साल पहले मिला था, उससे जुड़ी हुई कोई घटना पूछ लूं, तो आपको बहुत ही कम याद होगा, या हो सकता है आपको याद ही ना हो। तो वे सभी चीजें अनकॉन्शियस कहलाती हैं। ठीक है, जो कि कहीं आपके गहरे दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है, वो सारी चीजें कहलाती हैं अनकॉन्शियस। अब हम बहुत कुछ पढ़ते हुए आते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हुए आते हैं, लेकिन क्या हमारा दिमाग सारी चीजें स्टोर करता है? नहीं। कुछ समय के लिए जो भी आप पढ़ते हैं शुरुआत में, तो वो चीजें आपके कॉन्शियस माइंड में रहती हैं,
जो भी कुछ आप पढ़ते हैं, मान लीजिए आपने अभी 1 घंटे पहले जो कुछ पढ़ा वो आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। 1 घंटे पहले आपने क्या पढ़ा आपको अच्छे से याद है, लेकिन अगर वही उसको पढ़े हुए अगर मान लीजिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या साल भर हो जाए, तो धीरे धीरे वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आपने वो चीजें पढ़ी हैं, आपको पता ही नहीं, आप लेकिन जब आप उसको दोबारा पढ़ोगे तो कहोगे अरे हाँ ये तो मैंने कहीं पढ़ा था, कभी पढ़ा था, मुझे ध्यान है। तो ऐसी चीजें जो आपने कभी ना कभी पढ़ी हैं, कुछ देखी हैं, जानी है या आप जानते हैं, लेकिन आपको ध्यान ही नहीं है, तो सारी चीजें आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, यानी कि अचेतन मन में। और एक होता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस मीन्स अर्धचेतन, मतलब ऐसी सभी चीजें जो आपने पढ़ी भी हैं लेकिन आपको अभी याद नहीं है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले, थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालेंगे और वो चीज आपको याद आ जाएंगी, तो वो कहलाती है प्री कॉन्शियस, यानी कि सब कॉन्शियस या अर्धचेतन। ठीक है, जैसे कई बार आपके साथ होता होगा ना कि कुछ चीजें होती हैं जो आपसे किसी ने पूछी, तो आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालते हो कि अच्छा ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था, फिर आपको ध्यान आता है अरे हाँ सही कहा, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो कहलाता है आपका प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस। ठीक है, जो चीजें थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती हैं और आपको और अचानक से आपको ध्यान आ जाती है, ठीक है, वो आप कहलाता है प्री कॉन्शियस। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा लेवल ऑफ माइंड्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे ईगो, सुपर ईगो या ईद, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि ईगो है या सुपर ईगो या ईद है, ये माइंड के किसी ना किसी लेवल पे होती है। जैसे जो ईद है ये माइंड का जो अनकॉन्शियस लेवल है, दिख रहा है आपको, ये पूरा ईद है इतना, हाँ ये अनकॉन्शियस है, दिमाग के अनकॉन्शियस लेवल पे है, मतलब आपको पता ही नहीं कि ये चीजें हैं आपके अंदर। ठीक है, अब हम बात करें ईगो की, तो ये आपका तीनों लेवल में होता है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, या सब कॉन्शियस कह सकते हैं आप, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस को आप सब कॉन्शियस भी कह सकते हैं और कॉन्शियस। ठीक है, तो इस तीनों लेवल पे ईगो रहता है और इसी तरीके से सुपर ईगो भी तीनों ही लेवल में होता है। ठीक है, अब हो सकता है अभी आपको एट अ टाइम ये चीज समझ नहीं आ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जस्ट नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे ही हम बढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो चलिए अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ईद के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने ये बहुत ही सुंदर चीज मैं कहूंगा साइकोलॉजी की इन्होंने बताई है, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब हमें प्रैक्टिकल चीजें देखने को मिलेंगी, अगर मैं आप जब जैसे ही आपको ये बताऊंगा, ये काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले ईद की, तो ईद होती क्या है? देखिए ईद वे सभी चीजें हमारे अंदर जितने भी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स या उसको आप डिजायर्स भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो सारी की सारी इंस्टिंक्ट्स कहलाती हैं और उसी का रूप होता है ईद। ठीक है, हमारी इच्छाओं का रूप ही है ईद। अब आपको मान लीजिए आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, XYZ किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है आप में, तो इच्छा क्या है? वो इच्छा कुछ नहीं है, वो ईद है आपकी, ईद। ठीक है, उसी को हम ईद कहते हैं। जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो सारी की सारी आपकी ईद है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जो ईद होती है ये प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होती है, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसमें ईद पाई जाती है। ठीक है, इवन जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईद होता है, ना ही कोई ईगो, ना ही कोई सुपर ईगो। ठीक है, अच्छा ईद को मैं बता दूं, ईद को हम हिंदी में ईद ही कहेंगे, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइएगा कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसको हम ईद ही बोलेंगे हिंदी में भी। तो ये बच्चों में जन्म से रहता है ईद। ठीक है, ईद इस तरीके से काम करता है कि भाई कोई चीज मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, ये है ईद। आपकी कोई इच्छा हुई और वो इच्छा आपकी तुरंत पूरी होनी चाहिए, वो कहलाता है ईद। ठीक है, अब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें सिर्फ और सिर्फ ईद ही तो होता है। अगर आपने देखा हो कोई नया मतलब कोई न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें क्या है, उसमें सिर्फ ईद है। उसको भूख लगेगी तो उसको तुरंत खाना चाहिए, वरना वो रो रो के पूरे घर को सर पे उठा लेगा। उसको नींद नहीं आ रही, वो रोने लगेगा, उसको झुलाओ। उसकी इच्छा है कि भाई मुझे कोई झुलाएगा तभी मैं सोऊंगा, कोई नहीं झुलाएगा तो रोएगा, और आपको फिर झुलाना पड़ता है गोद में तभी वो सोता है। ठीक है, उसने कोई डिमांड कर दी कि मुझे ये चाहिए, तो अब उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए, आपको लाकर देनी पड़ेगी, नहीं लाकर देंगे तो वो रोने लगेगा। उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आप कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ करेंगे,
उसको रात को भूख लग गई 2 बजे तो उठ के रोने लगेगा। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर में कैसे बनाएंगे क्या करेंगे इतनी रात को, लेकिन आपको उसको बनाकर देना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे में ईद है, उसकी डिजायर है और वो चाहता है कि मेरी वो डिजायर तुरंत पूरी हो जाए। तो जब इस तरह की मनोवृत्ति होती है ना हमारे अंदर, खासकर ये बड़ों में भी होती है कईयों में, कि अगर हमारी कोई इच्छा है तो वो हमारी अभी ही पूरी होनी चाहिए, चाहे उसकी हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो तुरंत आप चाहते हैं कि बस वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए कैसे ना कैसे करके, ठीक है। तो इसमें होता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स, मतलब कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसकी तुरंत संतुष्टि मिलनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ये मेनली प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब वो इच्छा आपको क्योंकि खुश का अनुभव कराएगी, सुख का अनुभव कराएगी, इसलिए वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। भूख लगी है, खाना बच्चे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसको खाने से उसका पेट भरेगा, उसको अच्छा महसूस होगा, तो उसको वो चाहिए ही चाहिए। छोटे बच्चे जिद करते हैं गोद में झुलाने की, तभी सोते हैं, क्यों? क्योंकि उससे उनको एक प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद महसूस होता है, तो वो उनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो प्लेजर प्रिंसिपल पे मेनली ये काम करता है। इसके अलावा अगर मैं कहूं ये एनिमल्स में भी ईद ही पाया जाता है। अब जितने भी एनिमल्स आपको दिखेंगे इनमें ईद होता है। ईगो सुपर ईगो का जो पार्ट है वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है, इसलिए ह्यूमंस एनिमल से थोड़ा अलग हो गया कि भाई ह्यूमंस में ईद तो है ही है, लेकिन ईगो और सुपर ईगो भी है, लेकिन एनिमल्स में सिर्फ ईद होता है, ईगो सुपर ईगो उनमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ईद की, भाई कोई चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे मुझे वो ला कर दो, ठीक है। तो इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं उसको ईद कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगली स्लाइड में। देखिए अब हम आते हैं ईगो पे, कि भाई ईगो क्या होती है। तो अगर मैं बात करूं ईगो की, तो ईगो जो है ये मोडिफाइड ईद बाय डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब जो भी आपकी ईद है, इच्छा है, उसका मॉडिफाइड रूप, मतलब कि परिवर्तित रूप है ये ईगो। और ये परिवर्तित क्यों है? बाहर की जो दुनिया है उसका प्रभाव पड़ा है यहाँ पे, और इस वजह से उसने अपना रूप बदल लिया है। और ये जो है ये जन्म के बाद ये बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वास्तविकता पर। ऐसे नहीं कि भाई कोई चीज की मैंने जिद कर दी तो मेरी पूरी ही होनी चाहिए, मुझे ये भी देखना पड़ता वास्तविकता में ये संभव है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने आइसक्रीम वाले को देखा, छोटा बच्चा आइसक्रीम वाले को देखा, तो देखते ही उसका मन ललचाएगा, उसके मन में इच्छा जागेगी कि मुझे वो आइसक्रीम चाहिए। तो वो जो इच्छा उसके मन में जागी उसको तो हम बोल देंगे ईद, कि भाई उसको वो आइसक्रीम चाहिए। लेकिन उसका जो ईगो है वो उसको कहेगा कि अगर आइसक्रीम चाहिए तो उसके लिए मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो। ऐसा तो नहीं है कि मैं जाके झपट लूंगा या आइसक्रीम को मैं चुरा लूंगा उससे, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना है तो मैं नहीं जानता, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, चाहे मुझे उसके लिए चोरी करनी पड़े। नहीं, ईगो ऐसा करने से मना करता है। ईगो कहेगा कि ठीक है, अगर आइसक्रीम चाहिए तो सही तरीका क्या है कि अपनी मम्मी से मुझे बोलना पड़ेगा कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो, क्योंकि ये रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस है, ठीक है। तो ईद क्या थी उसकी कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, लेकिन ईगो क्या हुआ, ईगो उसका मॉडिफाइड परिवर्तित रूप हो गया कि ठीक है आइसक्रीम चाहिए, लेकिन पहले हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी मुझे आइसक्रीम दिला दो। तो ये एक तरीका हो गया ईगो का। तो ईगो क्या करता है, ईगो कंसिडर नॉर्म्स, एटिकेट्स एंड रूल्स, समाज के जो रूल्स हैं, नियम कायदे कानून जो भी बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखता है कि भाई अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, कोई मेरी इच्छा है, उसकी मेरी पूर्ति मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मिले, तो उसका वो सही तरीका ढूंढता है कि मुझे सही तरीका अपनाना चाहिए, गलत तरीके से नहीं, ठीक है। तो इसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब ये है कि उसको ऐसा नहीं है कि कोई इच्छा उसके मन में आई तो तुरंत उसकी पूर्ति हो जाए। अगर उसको आइसक्रीम खाना है तो तुरंत मुझे आइसक्रीम दे दो लाकर, नहीं, उसका ईगो उसको समझाएगा, कहेगा ठीक है आइसक्रीम खाना है तो रुक जाते हैं थोड़ा, ठीक है, मम्मी को बोलते हैं, मम्मी अगर दिलाएंगी तो खा लेंगे। मतलब वो डिले, देर कर सकता है, संतुष्टि थोड़ी देर से भी हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको, ठीक है। उसका ईगो उसको ये समझाता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है। डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है।
अब डे टू डे लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ईद को लेकर डिसीजन ले लें कि भाई मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, चाहे मुझे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो क्या हम इस बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं? नहीं, हम रियलिटी प्रिंसिपल पर डिसीजन लेते हैं कि वास्तविकता देखते हैं कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, दुनिया कैसी है, उसको देखकर हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ, इस हिसाब से अगर मैं करूंगा तो शायद कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट है कि जब डिसीजन हम लेते हैं तो उसमें हमारा ईगो काफी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए, सिगमंड फ्रॉइड ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है ईगो के बारे में कि ईगो इज लाइक अ मैन ऑन द हॉर्स बैक हु हैज टू कंट्रोल द हॉर्स। मतलब ईगो एक तरीके से जो घुड़सवार होता है ना, जो घोड़े के ऊपर बैठा होता है और घोड़े को कंट्रोल करता है, उसकी तरह है, ठीक है। घोड़ा तो एक तरीके से हो गया ईद, क्यों? क्योंकि घोड़ा एक तरीके से एक सोर्स ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो या इच्छा कह सकते हो, वो घोड़ा है। और उसके ऊपर बैठा व्यक्ति ईगो है, जो उस घोड़े को सही डायरेक्शन देता है और उसको जहां लेकर जाना होता है वहां लेकर जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ईगो। अगर हम इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो मान लीजिए आप क्लास ले रहे हैं, आप मान लीजिए आपकी ऑफलाइन क्लास चल रही है और आप बैठकर क्लास ले रहे हैं, और क्लास ले रहे हैं, क्लास लेते लेते आपको लग गई भूख। तो आपको जो भूख लगी ये तो हो गया ईद, कि भाई मुझे भूख लगी है और मुझे क्या चाहिए? खाना। क्योंकि खाना मिलेगा तभी तो मैं उस भूख को शांत करूंगा। तो होता क्या है कि आपको भूख लगी है लेकिन क्लास चल रही है, तो क्या आप मैडम को या सर को पढ़ाने देंगे और बीच में उठ के निकल जाएंगे क्लास से? ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि आपका ईगो वहां पर बीच में आएगा और वो आपको समझाएगा कि रुक जा, 2 मिनट सब्र कर ले, क्लास खत्म होने वाली है, क्लास खत्म हो जाएगी तब खा लियो खाना, ऐसा कौन सी इमरजेंसी आ गई? तो ये ईगो आपको समझाएगा। तो ईगो कहेगा कि ठीक है भूख लगी है, समझ गया, लेकिन ये गलत तरीका होगा एकदम से उठकर जाना। वो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस है, वो आपको समझाएगा। वो कहेगा थोड़ा सा डिले कर ले, रुक जा, देर कर ले, खाने में थोड़ी सी देरी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही तरीका नहीं है। तो ये आपका ईगो कंपोनेंट आ जाता है बीच में, जो आपको ये सारी चीजें समझाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ईगो वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आते हैं सुपर ईगो पे। तो देखिए, अभी तक हमने ईद पढ़ा और ईगो पढ़ा। अब ये सुपर ईगो जो है, ये ईगो का ही एक्सट्रीम पार्ट है। एक्सट्रीम मतलब कि एक चरम पर जब ईगो होती है, एक सबसे चरम पर कह सकते हैं, उससे भी ऊपर लेवल ईगो का, वो सुपर ईगो कहलाता है, ठीक है। तो मेनली हमारे में ईडी और ईगो ही होती है, और सुपर ईगो तो ईगो का एक अपर उच्च रूप है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो भाई, क्योंकि ईगो तो भाई रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस है, ठीक है, लेकिन सुपर ईगो उससे और ऊपर उठकर नैतिकता, ठीक है, मोरालिटी, इन पर फोकस करता है, इनको ध्यान में रखता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं या जो मैं भी कुछ करने, जो भी मैं एक्शन लेने जा रहा हूं, वो सामाजिक नियम के साथ साथ नैतिक रूप से ठीक है या नहीं, इससे किसी को ठेस तो नहीं पहुंचेगी, इससे किसी का बुरा तो नहीं होगा। ये सारी चीजें भी जब हम ध्यान में रखते हैं तो वो कहलाता है सुपर ईगो। जब आप सिर्फ ईगो को नहीं, सुपर ईगो को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो जो है, ये आप कह सकते हैं एक मोरल ब्रांच ऑफ मेंटल फंक्शनिंग होता है। मतलब जो आपका दिमाग जो भी काम कर रहा है ना, उसका मोरल ब्रांच, मतलब अगर आप नैतिक रूप से सोच रहे हैं किसी के बारे में, तो वो कहलाता है आपका मोरल ब्रांच। अगला है, इट डेवलप्स अराउंड एज ऑफ 5। मतलब कि 5 साल का जब बच्चा होता है तो उसमें सुपर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। उससे पहले बच्चे में ईद या फिर ईगो डेवलप ही होता है, ठीक है। अब ये क्या है, सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो टेल्स द ईद एंड ईगो वेदर ग्रेटिफिकेशन इन अ पर्टिकुलर इंस्टेंस इज एथिकल। मतलब सुपर ईगो ये बताएगा कि आप जो कर रहे हो या उससे, उस काम से जो भी आपको संतुष्टि मिलेगी, वो क्या नैतिक रूप से ठीक है या नहीं है, वो सुपर ईगो बताता है आपको, ठीक है। इसके अलावा सप्रेस अनएथिकल एंड एंटी सोशल बिहेवियर। अब कई बार हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं, इस तरह की हमारी ईडीज होती हैं जो कि बहुत ही अनएथिकल होती हैं या एंटी सोशल होती हैं,
तो इस तरह के व्यवहार को, इस तरह की ईड्स को, डिजायर्स को हमारा सुपर ईगो दबा देता है कि नहीं नहीं बेटा ये गलत है, ऐसा मत कर, ऐसा कर दिया तो तू जेल जाएगा। समझ में आ रही है बात? उसके अलावा किसी को समाज में फिर इस तरीके से हमें रहना नहीं चाहिए, या हमें कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए समाज में, अगर हम रहते हैं तो हमें सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से होता है इसमें। इसके अलावा हेल्प्स ईगो टू एक्ट अपॉन आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रेदर देन रियलिटी प्रिंसिपल। अब सुपर ईगो अगर किसी में होता है या सुपर ईगो किसी का काम करता है, तो जब सुपर ईगो काम करता है तो वो ईगो कहता है कि भाई रियलिटी प्रिंसिपल को छोड़, तू आइडियलिस्टिक थोड़ा होकर सोच, आदर्शवादी होकर सोच थोड़ा सा। आदर्शवादी मतलब इस तरीके से सोच जिससे दूसरों का भला हो, सिर्फ रियलिटी प्रिंसिपल को ध्यान में मत रख। तो इसको हम कहते हैं सुपर ईगो, ठीक है। अब भाई इसका हम अगर एग्जाम्पल लें तो सुपर ईगो का एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम की तैयारी करें, सपोज दैट आप DSSB की तैयारी। अब आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, ये आपकी एक ईद है, डिजायर है क्या, कि आपको नौकरी चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि नौकरी चाहिए तो मैं अभी नौकरी मुझे चाहिए हर हालत में, मुझे जल्दी से जल्दी अगले 2-3 दिन, एक हफ्ते के अंदर नौकरी चाहिए, महीने भर के अंदर नौकरी चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। अगर किसी में ऐसा होता है तो इसका मतलब उसका ईद ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा वो हर हालत में उसको लेने की कोशिश करेगा कि भाई मुझे तो ये जॉब चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। तो हो सकता है वो कुछ गलत तरीके भी अपनाए इसके लिए। अब किसी का ईगो कंपोनेंट काम कर रहा है वहां पर इसी के साथ साथ, तो उसको समझाएगा कि ठीक है जॉब लेना है, लेंगे, जरूर लेंगे, लेकिन मेहनत से लेंगे, तैयारी करेंगे, कॉम्पीट करेंगे, हम दूसरों के साथ पढ़ेंगे, इस तरीके से हम इस जॉब को लेंगे। तो वो हो गया उसका ईगो कंपोनेंट जो उसको समझाएगा, ठीक है। अब किसी में सुपर ईगो है, मान लो सुपर ईगो, तो वो क्या करेगा कि जैसे ही आप में कुछ गलत भावना आएगी, जैसे यहाँ पे ईद आया था, ईद जब जिसमें मान लो ज्यादा था, ईद काफी स्ट्रांग था, और वो कह रहा था भाई मुझे तो बस जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसको कुछ गलत भी करना पड़े, तो वहां पर सुपर ईगो बीच में आता। फिर अगर उसका सुपर ईगो कंपोनेंट थोड़ा स्ट्रांग होता तो बीच में आता और वो समझाता है कि ठीक है भाई नौकरी चाहिए तुझे, लेकिन इस गलत तरीके से नहीं लेनी नौकरी, ठीक है। वो उसको समझाता है कि भाई ये बहुत ही अनएथिकल है, ठीक है। तो ये है, ये सुपर ईगो का एक कंपोनेंट है, सुपर ईगो यही होता है इसमें, ठीक है। तो ईद, ईगो, सुपर ईगो, मैं आपको बताऊं ये तीनों ही चीजें मनुष्य में पाई जाती हैं, सभी व्यक्तियों में होती हैं, ईद, ईगो, सुपर ईगो। जन्म से ईद होता है, जन्म के बाद फिर सॉरी जन्म के बाद फिर ईगो डेवलप होना शुरू होता है, और उसके बाद 5 साल का होते होते सुपर ईगो डेवलप हो जाता है। अब दिक्कत तब आती है जब किसी मनुष्य में इसकी मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इम्बैलेंसिंग, ठीक है। और इम्बैलेंसिंग ही हमारे आसपास के लोगों में ज्यादातर में इम्बैलेंसिंग होती है, किसी में ईर्ष्या ज्यादा है, किसी में ईगो, तो किसी में सुपर ईगो। वैसे ईगो अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सुपर ईगो और ईद अगर ज्यादा हो गया तो मनुष्य के जो पर्सनैलिटी है उसमें फर्क आ जाता है। तो अगर मैं बताऊं कि भाई हेल्दी पर्सनैलिटी हम किसको बोलेंगे, हेल्दी पर्सनैलिटी, तो हेल्दी पर्सनैलिटी हम बोलेंगे ऐसी पर्सनैलिटी को कि भाई जिसमें बैलेंस हो। किस किस में बैलेंस हो? ईद में, ईगो में और सुपर ईगो, इन तीनों के बीच में अगर बैलेंस है तो इसका मतलब कि पर्सनैलिटी जो होगी वो हेल्दी होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ईद डोमिनेटिंग हुआ, किसी में ईद ज्यादा है, तो क्या होगा? उस तरह का व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करेगा? वो कहेगा कि भाई मुझे तो कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी आगे दो। तो ऐसे फिर वो इम्पल्सिव हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, मतलब कि वो भाई खुद पे नियंत्रण नहीं रखेगा अपना, ठीक है। कोई चीज चाहिए तो अभी चाहिए, क्रिमिनल टाइप के लोग बन जाते हैं ऐसे लोग, अपराध करने लगे, चोरी चकारी मर्डर ये सब भी कर देते हैं कई बार ऐसे लोग, क्योंकि उनको कोई चीज चाहिए तो चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं क्रिमिनल होते हैं, उनको पैसों के लिए भाई वो कुछ भी करते हैं, उनको पैसे की जरूरत है, इच्छा है उनकी पैसा, ईद है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे, ठीक है, किसी को मार देंगे, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे। तो ये ईद ऐसे लोगों में बहुत ज्यादा होता है। अगर सुपर ईगो बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा? ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा मोरलिस्टिक होते हैं, एक्सट्रीमली मोरलिस्टिक, या मॉन्क, मॉन्क मीन्स साधु,
मोरलिस्टिक मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब आदर्शवादी होते हैं, और आप कह सकते हैं कि महान टाइप के जो लोग होते हैं, जो दूसरों का ज्यादा भला करते हैं, साधु जो हम कह सकते हैं, साधु इन द सेंस जो सच्चे साधु हैं उनकी बात हो रही है सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सुपर ईगो उनमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो मनुष्य की भलाई और विश्व की भलाई पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अगला है ईगो। अब देखिए ईगो तो एक तरीके से बैलेंसिंग वाला हिस्सा हो गया, दोनों को बैलेंस करना, ईद को और ऊपर सुपर ईगो को बैलेंस करने वाला हिस्सा ही ईगो तो होता है। तो ये अगर ये ज्यादातर मॉडरेट ही होता है, और अगर ये मॉडरेट होता है तो ये बहुत ही हेल्दी और वेल एडजस्ट पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। तो इम्बैलेंसिंग होने की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग एंड सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग की, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग क्या कहता है इसको हम देख लेते हैं। ईद ट्राइज टू रिजॉल्व द टेंशन created by the pleasure principle through the use of primary process thinking। जो हमारा ईद है वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि जो प्लेजर प्रिंसिपल है उसकी वजह से जो भी टेंशन क्रिएट हुई है उसको मैं कम कर सकूं, और उसको कम करने के लिए वो इस्तेमाल करता है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग का। हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए, अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग में क्या होता है। प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग इज विच इंक्लूड्स फॉर्मिंग अ मेंटल इमेज ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट एज अ वे ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड। मतलब कि जो भी चीज डिजायर्ड है, इच्छा है जिस भी चीज की, उसकी इमेज दिमाग में बना लेना कहलाता है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। चलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। उससे पहले एक बार हम जरा ईद पे आ जाते हैं। हमने ईद अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ईद। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने ये देखा था कि भाई हमारी जो इच्छाएं होती हैं उसको हम कैसे ना कैसे करके पूरा करना चाहते हैं। सपोज कि मान लीजिए आप मीटिंग में, आप क्लास ले रहे हैं या मीटिंग में हैं और आपको अचानक से लग जाती है भूख। तो अगर आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, आप फिर उसके बारे में सोचते हैं कि यार खाना खाने के सॉरी क्लास होने के बाद मैं जाऊंगा रेस्टोरेंट में या कैंटीन में और मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। ऐसा सोचते होंगे कि अगर आपको भूख लग जाती है और आपकी क्लास चल रही है और आप जा नहीं सकते, तो आप दिमाग में सोचेंगे कि ठीक है क्लास होने के बाद मैं फिर खाना खाऊंगा, लेकिन दिमाग आपका खाने की तरफ रहता है। अक्सर होता है, छोटे बच्चों के साथ भी होता है। अगर छोटे बच्चों को कोई चीज हम बच्चा मांग रहा है और हम उसको मना कर दे कि बेटा नहीं अभी नहीं मिलेगी ये चीज, तो बच्चे को क्योंकि वो चीज तुरंत चाहिए, लेकिन आपने तो मना कर दिया, तो बच्चे क्या करता है, उस चीज को सोचता रहता है दिमाग में कि काश वो चीज मुझे मिल जाती, अगर मिलेगी तो वो कैसी होगी, उसके बारे में सोचता रहता है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो उसकी ईद है, उसकी जो डिजायर है वो तो उसकी पूरी हुई नहीं। अब वो पूरी नहीं हुई तो उसके दिमाग में टेंशन क्रिएट होती है, और उस टेंशन को खत्म करने के लिए प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग करता है। मतलब वो उस दिमाग की इमेज बना लेता है। आपका पिज्जा खाने का मन हो रहा है लेकिन आपको पिज्जा अभी मिल नहीं सकता, तो आप मन ही मन सोचोगे पिज्जा खाने का मन हो रहा है, तो उसकी इमेज आपके दिमाग में आ जाएगी कि यार पिज्जा, उसको देख के फिर मन में पानी भी आने लगेगा, मुंह में पानी आने लगेगा आपके। तो ऐसा होता है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग में कि भाई आपकी कोई इच्छा हुई और उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो आप दिमाग में उसकी इमेज बना लेते हो, सोचने लगते हो उसके बारे में। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। अब हम आते हैं, अगला है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग ये कब होता है, ये होता है ईगो के केस में। अब देखिए हमने ईद का तो पढ़ लिया, अब आते हैं जब इट डिस्चार्ज द टेंशन बिटवीन द ईगो एंड द ईद दैट इज कॉज्ड बाय unmet urges or needs. It functions through the ego's action of looking for an object in the real world that matches the mental image created by the its primary process. अब देखिए सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग में क्या होता है। अब प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग तो आप समझ चुके हैं कि भाई बच्चे को कोई चीज नहीं मिली तो उसका इमेज उसने दिमाग में बना लिया। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग में क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था कि आपके मन में जब कोई भी इच्छा होती है
तो आप चाहते हैं तुरंत पूरी हो जाए वो, लेकिन ईगो बीच में आता है, वो आपको समझाता है कि रुक जा, ऐसे ये तरीका गलत है, हम थोड़ा सा इसके लिए रुक सकते हैं, डीले कर सकते हैं इस चीज को। तो होता क्या है, जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो सिर्फ सोचने से नहीं होता, हमें फिर वो चीज बाद में पूरी भी करनी होती है, तभी हमारी वो इच्छा शांत होती है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी है, आपको पिज्जा खाने का मन है या XYZ कुछ भी, आपको भूख लग रही है, तो भूख लग रही है वो आपकी इच्छा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लास चल रही है आप एकदम से उठ के नहीं जा सकते, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईगो आपको समझाएगा कि अभी मत जा, अभी क्लास चल रही है, क्लास खत्म हो जाए तो जाइए। लेकिन होगा क्या, आपको तो भूख लगी थी, आपकी इच्छा थी, तो आपका दिमाग क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा, खाने के बारे में, ठीक है, कि रेस्टोरेंट में जाके मैं ये खा लूंगी वो खा लूंगी, इस टाइप से सोचेगा, उसकी इमेज आएगी दिमाग में। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग। लेकिन इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप जाएंगे रेस्टोरेंट में या कहीं भी कैंटीन में और जाकर खाना खाएंगे, तभी तो आपकी भूख शांत होगी। या फिर बाद में आप नाट जाएंगे कि नहीं, मना कर देंगे कि नहीं नहीं नहीं, अब तो क्लास खत्म हो गई, छोड़ो, अब मैं खाने नहीं जाऊंगा। ऐसा तो नहीं है, भूख तो आपको तब भी लगी ही रहेगी ना। तो भूख तो तभी शांत होगी जब आप सच में जाकर, जो आपने सोच रहे थे दिमाग में भूख लग रही है, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, आप सच में उसको खाओगे, जाके अपनी भूख को शांत करोगे, तभी तो काम बनेगा आपका, वरना भूख तो कंटिन्यू लगती रहेगी। तो यही होता है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, कि ईद जब कोई होती है और वो पूरी नहीं होती, तो हमारी प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग होती है, हम इमेज क्रिएट करते हैं दिमाग में, और बाद में फिर ईगो के एक्शन के द्वारा, ठीक है, हम क्या करते हैं, उस जो भी हम दिमाग में सोच रहे थे, प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग कर रहे थे, तो जो भी हम सोच रहे थे उसको जब हम पूरा करते हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आते हैं कंपैरिजन में, एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे और इस वीडियो को हम सम अप करेंगे। अब हम एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई ईद, ईगो और सुपर ईगो में क्या क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे जो की पॉइंट्स है उन्हीं को लिया है। देखिए, ईद जो है वो प्रेजेंट होता है सिंस बर्थ, जबकि जो ईगो है ये सून आफ्टर बर्थ, और जो सुपर ईगो है एट द एज ऑफ 5, उसके बाद ये डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ईद सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड में ही होता है हमारे, जबकि ईगो और सुपर ईगो ये दोनों ही क्या होते हैं, जो हमारा तीनों लेवल है माइंड का, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, तीनों में ही ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ईद है ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कोई चीज की क्योंकि उसको खुशी मिल रही है, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, इसलिए उसको वो चीज चाहिए। जबकि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, वो देखता है कि भाई ये तरीका ठीक है या नहीं। इसके अलावा ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर होता है सुपर ईगो, वो देखता है कि भाई नैतिक रूप से ठीक है कि नहीं, किसी को मैं ठेस तो नहीं पहुंचा रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, इस टाइप से। ईद में होता है प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, ईगो में होता है सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, जबकि सुपर ईगो में कंसाइंस होता है और ईगो आइडियल्स होता है। देखिए, कंसाइंस में समझाता हूँ क्या होता है। कंसाइंस ये होता है, कंसाइंस जैसे कि अब हमारे अंदर सुपर ईगो आता कैसे है कि हमारे भाई पेरेंट्स हमें शुरू से ही हमारे अंदर नैतिक गुण विकसित करते हैं, ठीक है, दूसरों का हमें बुरा नहीं करना, बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है, किसी को हमें ठेस नहीं पहुंचानी है। तो ये सारी चीजें हमें पेरेंट्स से हमें मिलती हैं। अब मान लीजिए हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, और उस डिसीजन को लेते समय हम जब इन चीजों के बारे में सोचेंगे जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है, मान लीजिए हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, कोई दुखी हो रहा है, तो क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें समझाया था कि भाई ऐसा कुछ मत करो जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे, तो जब हम इस तरीके से किसी चीज को सोचते हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है या सामाजिक रूप से जो हमें लगता है गलत है, और फिर हम उसको मना कर देते हैं, तो वो कहलाता है कंसाइंस। और ईगो आइडियल, तो जो ईगो हमें सजेस्ट करता है वो ईगो आइडियल कहलाता है। भाई ईगो भी तो हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करता है कि भाई ये तरीका गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, है ना, तो ईगो भी काफी हद तक इस चीज को समझाता है, तो वो ईगो आइडियल कहलाता है। इसके अलावा हमें ईद में इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए कि भाई तुरंत मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, जबकि ईगो में डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है, मतलब कि भाई ठीक है अभी नहीं, बाद में हम इससे काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेन यहाँ पर मैंने आपको कंपैरिजन आपको बताया इस वीडियो में। तो
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमने चीज़ें जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर ली। और अगर आपका अभी भी कोई डाउट आपको लग रहा है कि है इससे रिलेटेड, तो आप बेझिझक जो हमारा कमेंट सेक्शन है वहाँ जाइए और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आप बताइए, हम हमें अगला टॉपिक कौन सा बनाना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए हमें। कोई भी आप चाहते हैं आपका फेवरेट टॉपिक जो आपको समझ ना आता हो उस पर मैं बनाऊं, तो मैं बनाऊंगा अगली वीडियो उसी पर। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।